This call is now being recorded. ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। सभी को मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है? एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप करके बता दो सभी लोग। तो हमारा जो फिफ्थ चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में एपी बोलते हैं, वो चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। अभी एक क्वेश्चन उसका बचा हुआ है, उसको हम करके अभी खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा चल रहा था और इसमें जो आप टॉपिक आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो पढ़ा था सम ऑफ द फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी आपको सम निकालना है फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स का। फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स से मतलब ये है कि अगर मैं आपसे बोल दूं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स या 10 इंटीजर्स, ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 इंटीजर्स। तो फर्स्ट 10 इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीजर्स, फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 से स्टार्ट होते हैं ना पॉजिटिव इंटीजर्स। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, ठीक है। इसका मतलब क्या है? अगर आपसे कहा जाए सम निकालो फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीजर्स का, तो पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। कहां तक, कितनों का निकालना है? 10 का, तो 10 तक। तो ये मतलब है इसका, ठीक है। टॉपिक का मतलब समझ में आया? n पॉजिटिव इंटीजर्स, n की जगह कुछ भी हो सकता है। n की जगह 10 आ जाएगा या 100 आ जाएगा या 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो पहले 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम, यानी 1 से लेकर 1000 तक की जो काउंटिंग है उन सबको ऐड करके क्या आएगा। पहले 100 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम मतलब 1 से लेकर 100 तक की जो काउंटिंग है उसको सम करके क्या आएगा। तो मतलब समझ में आया इस n का? मतलब 1 से स्टार्ट होना है और जाएगा कहां तक? n की जगह कुछ भी हो सकता है, 100, 1000, 10 या 56, 78, n की जगह कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है? ये सबको क्लियर है? यस और नो? सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है कि 1 से स्टार्ट करके कहां तक जाओ? n तक। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है जो कि आपको क्वेश्चन में दी होगी, ठीक है। डन यहां तक? तो अब हम इसको निकालते कैसे हैं वो समझने वाली चीज। तो देखो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1 से लेकर 1000 तक, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 और कहां तक? प्लस 1000, इनको जोड़कर बताओ क्या आएगा। तो क्या आप जोड़ लोगे इतनी आसानी से? ऐसे तो हम नहीं जोड़ सकते ना। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10। अगर ऐसे जोड़ने लगे तो हमें तो पूरा दिन लग जाएगा, तब भी पता नहीं आंसर सही आएगा या नहीं आएगा। बात समझ रहे हो? अगर मैं आपसे कहूं 1 से लेकर 1000 तक के नंबर्स को जोड़कर बताओ क्या आएगा, ऐड करके बताओ क्या आएगा, तो बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल काम है या नहीं? अच्छा, टीचर्स डे अब हो चुका, प्लीज क्लास में ध्यान दो, ठीक है। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी टीचर्स डे लिखने में बिजी है, तो वो क्लास में जो मैं बता रहा हूँ वो मिस हो जाएगा। टीचर्स डे हो गया, थैंक यू सभी को। अब हम क्लास में आ जाते हैं। तो मैंने आपसे ये पूछा कि अगर मैं आपसे ये कहूँ 1 से लेकर 1000 तक के जो काउंटिंग है उनको ऐड करके बताओ, तो जब आप इनको ऐड करोगे तो मुश्किल काम है ऐड करना, 1000 तक को ऐड करना, है ना मुश्किल काम? यस और नो? तो इसको इजी बनाने के लिए एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, आइए उसको समझते हैं। तो मैं इसको हटा रहा हूं। तो यानी हमारा जो टॉपिक है वो है सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स। फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब है कि 1 से स्टार्ट करो, प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 और कहां तक जाओगे? n तक। n की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है कि 1 से स्टार्ट करके कहां तक जाना है? n तक जाना है। n की जगह कुछ भी हो सकता है। ये चीज क्लियर? ये चीज क्लियर सभी को? यस और नो चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ सभी लोग,
यस और नो, ये चीज सभी को क्लियर है कि मतलब क्या है भाई? अगर मतलब समझ में आएगा तो आसानी से आगे की चीजें समझ में आ जाएगी। मीनिंग समझना जरूरी है, बेसिक समझना जरूरी है। ठीक है, अब इसको हम निकालेंगे कैसे? आपको याद होगा सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ एपी क्या होता है? एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। यही होता है सम। सम यही होता है, सभी लोग बताओ। सम का फॉर्मूला यही पढ़ा था हमने। ठीक है, अब इसमें ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू क्या है? वन। ए की वैल्यू क्या है? वन है ना? ए की वैल्यू वन। डी की वैल्यू क्या है? डी की वैल्यू क्या है? टू माइनस वन, यानी वो भी वन है। तो ए और डी की वैल्यू इसमें रख दूंगा तो एस एन इज इक्वल टू क्या आएगा? एन बाई टू इंटू टू। ए की जगह क्या रख दिया? वन प्लस एन माइनस वन। डी की जगह क्या रख दिया? वन। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, टॉपिक क्या है? सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स। फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स से मतलब ये है कि फर्स्ट 100 हो सकता है, फर्स्ट 1000 हो सकता है, एन की जगह कुछ भी हो सकता है, यानी वन से लेकर एन तक के सभी इंटीजर्स को, पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करना है। तो फर्स्ट टर्म हमारी वन है, कॉमन डिफरेंस वन है, फॉर्मूले में रख दिया। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या मिला? एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू। टू इंटू वन कितना हो गया? टू प्लस वन को एन माइनस वन। वन को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो वही आ जाता है, जिससे मल्टीप्लाई करते तो एन माइनस वन ही आया, है ना? वन को 5 से करेंगे तो 5 आएगा, वन को 10 से करेंगे तो 10 आएगा, वन को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 ही आएगा। इसी तरीके से अगर वन को एन माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन माइनस वन ही आएगा। तो यहां से क्या बचा? एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू। अब देखो टू माइनस वन, देखो एन लिख लिया मैंने प्लस का, और टू माइनस वन कितना हुआ? प्लस का वन। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? यहां से हमें एक फॉर्मूला मिला, एस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। यानी अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स, या फर्स्ट 1000, या फर्स्ट 50, या फर्स्ट 60, फर्स्ट 70, फर्स्ट 20, फर्स्ट 78, फर्स्ट, मतलब कितने भी नंबर्स का आपसे सम पूछा जाए, आप एन की वैल्यू रख के फॉर्मूले में इजीली निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पर निकाल कर बता दिया है, आपको निकाल कर नहीं दिखाना है, ये मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस पूरे को सॉल्व करके दिखाया। इसमें किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए, और अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए। अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए, फिर हम एक दो क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि फाइंड द सम सर ऑफ, एक बार रिपीट करना। एक बार रिपीट करना। देखो, टॉपिक का नाम है फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स। फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब होता है कि वन से शुरू करके एन तक जाओ और उन सबको ऐड कर दो। फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब है कि वन से लेकर कहां तक जाओ? एन तक, और उन सबको सम कर दो, ऐड कर दो। तो एक सीरीज बन गई, एक सीरीज बन गई। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ए क्या है? फर्स्ट टर्म कितनी है? वन, तो एक वन हो गया। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस, तो टू माइनस वन यानी वन। भाई जो बच्चे लेट आ रहे हैं, कब सुधरोगे आप लोग? मैं हर क्लास में यही बोलता रहूं कि टाइम पे आओ, टाइम पे आओ, टाइम पे आओ। लेट आते हो आप लोग, आपको फिर समझ में नहीं आती चीजें। सर दोनों में से किसी भी फॉर्मूले में रख सकते हैं, यस, इसमें रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ये याद नहीं है या ये आपको समझ नहीं आ रहा तो इसमें रख दो। भाई ए और डी की वैल्यू हमेशा वन ही रहनी है, तो यहां पर ए और डी को वन रख के आपके लिए एक शॉर्ट में फॉर्मूला बता दिया। लेकिन आपने साक्षी बिल्कुल सही सवाल पूछा है कि क्या हम इसमें या इसमें दोनों में रख सकते हैं? आप इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो। ये सिर्फ एक निकाल कर आपको दिखा दिया गया, ए और डी खत्म कर दिया सिर्फ। वो आप वैसे भी करोगे जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा। तो ए की वैल्यू वन है, डी की वैल्यू वन है, उसको उठाकर इसमें रख दो,
सो Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट ब्रैकेट 2 a की वैल्यू 1 प्लस प्लस n-1 d की वैल्यू 1। Sn इज इक्वल टू n/2 2 इंटू 1 2 प्लस प्लस 1 की n-1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो n-1 आया। Sn इज इक्वल टू n/2 2 - 1 प्लस का 1 n ऐसे का ऐसे ही, तो n इंटू n+1 अपॉन। ठीक है भाई, लेट क्यों आते हो? क्लास शुरू हुए 10 मिनट हो गए। तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप मुझे 1 से लेकर 1 + 2 + 3 + 4 और मुझे 500 तक ऐड करके दिखाओ। ठीक है, थोड़ा और ठीक से लिख देता हूं। मेरा क्वेश्चन ये है कि 1 + 2 + 3 + 4 और कहां तक ऐड करना है? 500 तक। तो कैसे करोगे? आपको यहां पर सिंपल ये दिख रहा है कि n की वैल्यू 500 है ना, 1 से लेकर 500 तक ऐड करना है, तो n की वैल्यू क्या है? 500। फॉर्मूला क्या होता है? Sn इज इक्वल टू n इंटू n+1/2। तो Sn इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है? 500 + 1 अपॉन 2। तो Sn इज इक्वल टू 500 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 250 आया, इंटू 500 + 1 इज 500। इनको मल्टीप्लाई कर लो, इनको मल्टीप्लाई कर लो तो मल्टीप्लाई करके आएगा 325। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 7। क्लियर हुई ये चीज? तो देखो, आपको सिर्फ और सिर्फ यहां से क्या बताई गई है चीज कि अगर आपसे फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम पूछ लिया जाए, फर्स्ट n मतलब 1 से लेकर कहीं तक भी पूछा जा सकता है, तो सिंपल ये फॉर्मूला इसमें रख दो। लेकिन अगर मान लो आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है, तो ये भी आपके लिए काम कर जाएगा, क्योंकि फिर इसमें आपको a कितना है? 1, d कितना है? 2 - 1 1। वो ये फॉर्मूला हमने ये सब रख के ही तो निकाला है। बात समझ रहे हो ना? दोनों ठीक है। ये अगर आपको ये रखना है तो ये रख लो, ये रखना है तो ये रख लो, क्योंकि ये किससे निकला है? इसी से तो निकला है। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है अब किसी को? क्लियर है ये चीज? सभी लोग बताओ। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 80 टर्म्स, 80 पॉजिटिव इंटीजर्स, बताइए क्या आएगा इसका आंसर? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 80 पॉजिटिव इंटीजर्स। 0 एक्स्ट्रा लिख दिया, 1 मिनट, कहां लिख दिया 0 एक्स्ट्रा? सही तो लिखा है। हाँ, $3240, 3240। वेरी गुड। बाकी लोग भी करें भाई सॉल्व। ठीक है, तो आपको सीधा सीधा इसमें क्या पता चल रहा है? सम ऑफ फर्स्ट n, n की वैल्यू क्या है? 80। n की वैल्यू क्या है? 80। तो आपको फॉर्मूला पता है, Sn इज इक्वल टू क्या होता है? n इंटू n+1/2। तो S80 इज इक्वल टू क्या होगा? 80 इंटू 80+1/2। ठीक है, तो S80 इज इक्वल टू क्या हुआ? 80 को 2 से डिवाइड किया, इंटू 80+1 इज 81। 80 को 2 से डिवाइड करके क्या आया? 40 इंटू 81। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3240। क्लियर? इस तरीके से करना है। बताओ कोई डाउट इसमें? बताइए। फाल्गुनी क्लियर है? जिनको कंफ्यूजन थी इसमें, और भी कुछ बच्चे बोल रहे थे नहीं है क्लियर, तो बताइए। ठीक है, तो पोल में कर लें फिर क्वेश्चन। चलो।
तो ये फॉर्मूला है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको पूरा निकाल कर भी दिखाया कैसे आया ये। तो ये क्वेश्चन है, सम ऑफ फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर्स। करिए इसको सॉल्व सभी लोग। कॉल भेज दो सर। हाँ मैं भेज रहा हूँ, इसे सॉल्व करो तब तक, मुझे 10 और सेकंड। भेज दो। करिए सॉल्व। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर्स। कर दिया सर। ओके, तो भाई 4 में से 2 स्टूडेंट्स का ये आंसर सही है। तो यहाँ पर आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो लगाना है SN इज इक्वल टू N इंटू N प्लस 1/2। क्योंकि लेट आए हैं ना कुछ बच्चे, तो उनको तो पता ही नहीं होगा क्या चल रहा है। तो इतने इंटीजर्स हैं 200, यानी N की वैल्यू है 200। N की वैल्यू 200 इसमें रख के आप सम निकाल सकते हैं। क्लास में 38 स्टूडेंट्स हैं, सभी लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को और पोल में आंसर देंगे। और टाइम से आया करो क्लास में, टाइमिंग सबको पता है क्लास की। अब जो लेट आएगा क्लास में, मैं अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा उसकी, मैं अटेंडेंस के लिए मना कर दूंगा। जो बच्चे क्लास में लेट आते हैं उनको पता कुछ नहीं रहता क्लास में क्या चल रहा है, और फिर पोल में गलत आंसर करते हैं, तो उनकी अटेंडेंस अब मैं चेक करूंगा, सबकी अटेंडेंस, कौन किस टाइम क्लास में आता है, क्योंकि सारा रिकॉर्ड आता है उसमें किस टाइम ज्वाइन किया किसने। देखो अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं कुछ बच्चे क्लास, 15 मिनट हो चुके हैं क्लास शुरू हुए, और कुछ बच्चे अभी तक क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ जी, सॉल्व करें सभी लोग। ट्वेंटी 23 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। ट्वेंटी 25 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। ट्वेंटी 26 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 27 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। अभी भी 11 स्टूडेंट्स का आंसर आना बाकी है। 28 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 29 का आंसर आ चुका है। वेरी गुड। 30 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। वेरी गुड। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है? इस क्वेश्चन में आपसे सम निकालने के लिए कहा गया है 200 पॉजिटिव इंटीजर्स का, यानी n की वैल्यू 200 है ना। यानी आपको सम कहां से कहां तक निकालना है? 1 से लेकर 1 + 2 + 3 + 4
और कहां तक जाना है प्लस 200। तो सिंपल आपको n की वैल्यू यहाँ पर 200 दी है, तो आपका फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 बाई 2। सो एस एन इज इक्वल टू, n की वैल्यू क्या है 200, और 200 प्लस 1 बाई 2, 200 को 2 से डिवाइड किया तो 100 आ गया, ठीक है। सो एस एन इज इक्वल टू 100 इंटू 200 प्लस 1 कितना होगा 201, ठीक है। और 1 की 201 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 201 आया और 2 0 हो रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर। बताइए, इजी था, ठीक है। तो ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, 2-2 नंबर में या 1 नंबर में पूछे जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, बहुत इजी है, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारा जो ये चैप्टर है एपी यहीं पर खत्म होता है, यहीं पर एंड होता है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, और अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 8। करें स्टार्ट। चलें, तो सबसे पहली चीज क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री, क्यों पढ़ते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री, कोई बताएगा क्या होता है इस वर्ड का मतलब, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, ट्रिगोनोमेट्री। हम्म, बताओगे। चल 3, हाँ, आगे। ये जो वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज से बना है, ठीक है। ग्रीक एक लैंग्वेज होती है, उससे ये वर्ड बना है, ठीक है। तो अगर आप इस वर्ड को ब्रेक करोगे तो 3 पार्ट्स में ये ब्रेक होगा, ट्राई, गोनो, मैट्री। ये तीनों ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। हाँ, मैट्री का मतलब मेजरमेंट होता है, वेरी गुड, ठीक है। तो ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड हैं, ट्राई, गोनो, मैट्री। इन तीनों से मिलकर बनता है ट्रिगोनोमेट्री। अब इन तीनों वर्ड्स का मतलब क्या है, तो ट्राई का मतलब जैसा कि एक स्टूडेंट ने बताया, ट्राई का मतलब क्या है, ट्राई का मतलब है 3, ठीक है। ट्राई का मतलब क्या है 3 इंग्लिश में। गोनो का मतलब, गोनो क्योंकि ग्रीक वर्ड है, इंग्लिश में इसको बोला जाता है साइड्स, 3 साइड्स। और मैट्री आपने बताया मेजरमेंट। तो हम क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, एक ऐसी फिगर का मेजरमेंट करते हैं जिसके पास 3 साइड्स हैं, ठीक है। अच्छा दीक्षा, आप कहीं और पहुंच गए, आप उस पर पहुंच गए, इस पर सिमिलैरिटी पर पहुंच गए आप, सिमिलैरिटी की बात यहां नहीं हो रही। तो आप क्या करते हैं, आप ट्रिग्नोमेट्री में एक ऐसी फिगर के बारे में पढ़ते हैं जिसमें 3 साइड्स हों और उनको उनका मेजरमेंट आप लोग करते हैं। और 3 साइड्स किस फिगर में होती है, 3 साइड्स किस फिगर में होती है, ट्राइंगल में, राइट एंगल। ट्राइंगल में होती है ना 3 साइड्स। तो यानी आप यहां पर क्या करते हो, ट्राइंगल का मेजरमेंट करते हो। ट्रिग्नोमेट्री में आप क्या करते हो, एक ट्राइंगल का मेजरमेंट करते हो। एक ट्राइंगल में क्या क्या चीजें होती है, साइड्स और एंगल्स। यानी आप एक ट्राइंगल के साइड और एक ट्राइंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच में जो रिलेशन है उसको मेजर करते हो ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। हिंदी में बोल देता हूं एक बार, इसको हम हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब होता है 3 भुजाओं का माप, ठीक है। और 3 भुजाएं किसके पास होती है, त्रिभुज के पास होती है, ट्राइंगल के पास होती है। और त्रिभुज में क्या क्या होती है, 3 साइड्स होती है और 3 एंगल होते हैं। तो वो साइड्स और वो एंगल के बीच में जो रिलेशनशिप
जो संबंध की स्टडी हम करते हैं वो इस ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। ये चीज सभी को क्लियर हुई? ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं? किसी भी ट्राइंगल के, किसी भी त्रिभुज के भुजाओं और कोण, साइड्स और एंगल के बीच में जो रिलेशन होता है, ठीक है, साइड्स मतलब भुजा, एंगल मतलब कोण, तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है उसकी स्टडी हम कहां करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। ओके, तो चैप्टर का मतलब क्लियर है सभी को? चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं? इस पूरे चैप्टर में हम ट्राइंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्राइंगल के 3 साइड और उनके एंगल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है, ट्राइगोनमेट्री, 3 साइड्स मेजरमेंट। सो ट्रिग्नोमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये लाइन मैंने आपको अभी बताई। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है वो क्या है? स्टडी की स्टडी है रिलेशनशिप्स बिटवीन, यानी साइड्स और एंगल्स के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है, भुजा, किसी भी त्रिभुज के भुजा और कोणों के बीच में जो संबंध होता है उसकी जो हम स्टडी करते हैं, उसकी जो हम उसके बारे में जो हम पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राइट एंगल ट्राइंगल्स आर इंपॉर्टेंट इन ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम कौन से वाले ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री में, तो इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? राइट एंगल का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, 90 डिग्री। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो और बाकी 2 एंगल क्या हो? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होते हैं? एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब समकोण त्रिभुज। एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम। ठीक है, वेरी गुड। 90 डिग्री से कम, 2 एंगल 90 डिग्री से कम और एक एंगल 90 डिग्री, उसको हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब जिसका वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री और अदर 2 एंगल्स आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब लेस देन, ब्रैकेट के अंदर, लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल का मतलब होता है न्यून कोण। क्योंकि हिंदी मीडियम वाले भी है ना कुछ बच्चे, तो उनके लिए मैं जो, अगर कोई चीज ना समझ में आए तो बता देना मुझे इंग्लिश में, मैं हिंदी में भी लिख दूंगा। समकोण त्रिभुज। ठीक है, हाँ मैं लिख रहा हूँ हिंदी में भी, आपके कहे बिना ही मैंने लिखना शुरू कर दिया था। हिंदी में मैंने बोला प्रियंका, आपने सुना नहीं शायद, हिंदी में भी मैंने बोला था अभी। समकोण त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है? जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और बाकी 2 कोण 90 डिग्री से कम हो। समकोण त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है? जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और बाकी 2 कोण 90 डिग्री से कम हो। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो और बाकी 2 एंगल 90 डिग्री से कम। ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का डेली लाइफ में क्या यूज है। तो ट्रिग्नोमेट्री का आपने देखो वो पढ़े होंगे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9 में। आपने उसमें बिल्डिंग की हाइट निकाली होगी, है ना? आपने वाटर जो होता है उसकी गहराई निकाली होगी, लैडर की लेंथ निकाली होगी, एयरप्लेन ग्राउंड से कितना ऊंचा उड़ रहा है उसकी हाइट। तो मतलब इन सब चीजों में हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। ठीक है, हाँ, बेसिकली हाइट के, जो एक एयरप्लेन है वो ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, कैसे पता चलता है? वो एयरपोर्ट जो होते हैं हमारे, उस पर
रडार वगैरह लगे होते हैं, वहां पर हमें उस रडार पर दिखता रहता है कि जो हमारा एयरप्लेन है उसका रास्ता सही है, क्या वो किसी दूसरे प्लेन के साथ टकरा तो नहीं जाएगा, है ना। रडार पर ये देखते रहते हैं कि इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो वो सब चीजें कहाँ से आती है? वो सब चीजें हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके वो सब चीजें निकाली जाती है। ठीक है, आप भी छोटे छोटे क्वेश्चन सभी करोगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, किसी बिल्डिंग की हाइट निकालनी हो, एक बहुत ऊंची बिल्डिंग बनी हुई है तो उसकी हाइट क्या आप स्केल लेके थोड़ी ना निकालोगे? तो ट्रिग्नोमेट्री उसमें हेल्प करती है हाइट को निकालने के लिए। ठीक है, कोई सबमरीन है, वो पानी के अंदर कितनी गहराई पे है, वो कैसे निकालते हैं? ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। तो ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है डेली लाइफ में। बड़ी बड़ी जो हाइट्स वगैरह निकाली जाती है, चाहे वो एयरप्लेन हो चाहे वो सबमरीन हो, इन सब में यूज की जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को डेली लाइफ में क्या यूजेस है ट्रिग्नोमेट्री के? बताओ। आप भी निकालोगे नाइन्थ चैप्टर में, आपने अपने स्कूल में शायद करे भी होंगे, जिसने नहीं करे करे हैं वो करोगे। ठीक है, वहां पर बड़े बड़े क्वेश्चन आप देखोगे, हाइट वगैरह वहां पर आप निकालो। चलिए, तो राइट एंगल ट्राइंगल मैंने अभी आपको बताया। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है, और बाकी दो जो एंगल हैं वो एक्यूट एंगल हो, यानी 90 डिग्री से कम हो। तो ये चीज मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन। तो यहाँ पर आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाकर दिखाया गया है जिसमें ये 90 डिग्री हो गया, और बाकी ये जो दोनों एंगल हैं ये क्या है? 90 डिग्री से कम है, ये वाला और ये। ठीक है, और 90 डिग्री आप देखो यहाँ पर कहीं लिखा नहीं है ये 90 डिग्री, तो आपने पहचाना कैसे? कोई बता सकता है मुझे? यहाँ पर नहीं लिखा ना ये 90 डिग्री है, तो आप कैसे कह रहे हो ये 90 डिग्री? कोई स्टूडेंट बताएगा? यहाँ पर नहीं लिखा ना ये 90 डिग्री है, तो हम क्यों कहें भाई 90 डिग्री? लिखा होना चाहिए, हम तो तब कहेंगे। क्यों है ये 90 डिग्री? या तो यहाँ ऐसे लिखा होता 90 डिग्री, तो मैं कहता ये 90 डिग्री है। यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो हम क्यों कह रहे हैं इसको 90 डिग्री? किसी को रीजन पता है इस चीज का? 90 डिग्री का लोगो, यस, वेरी गुड। तो ये जो एंगल का साइन बना हुआ है ये क्या दर्शा रहा है? ये 90 डिग्री रेक्टेंगल साइन, वेरी गुड दीक्षा। ठीक है, ये जो यहाँ पर साइन बना हुआ है ये क्या दर्शा रहा है? 90 डिग्री। अगर ये साइन ऐसे होता ऐसे, तो फिर ये 90 डिग्री में नहीं कहता। समझ रहे हो ना? ये सभी को पता होना चाहिए डिफरेंस। तो जहां पर आपको ऐसा साइन दिख जाए, जैसे मैंने मान लो ये एक ट्राइंगल बनाया यहाँ पे, है ना, अब मैं यहां पर इसको ऐसे कर दूं, ऐसे, तो अब मेरा ये 90 डिग्री है ये। अब ये मेरा 90 डिग्री है। क्यों है? क्योंकि आप यहां ध्यान से देखो तो एक यहाँ पर एक निडल निकली हुई है ना, एक तरीके से। ठीक है, एक तरीके से यहाँ रेक्टेंगल टाइप बना हुआ है ये। अगर मैं यहाँ पर ऐसा साइन ना लगा के ऐसे लगा दूं, ऐसे, अब ये 90 डिग्री नहीं कह सकता मैं। या तो यहाँ लिखो, और अगर नहीं लिख रहे हो तो भाई ऐसा साइन बनाओ, ऐसे करके ऐसे। समझ रहे हो सभी लोग? तो अब ये 90 डिग्री, अगर मैं नहीं भी लिखूंगा तो मैं कह दूंगा ये 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ मैं इनको 90 डिग्री नहीं बोलूँ। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका 90 डिग्री का जो साइन है वो किस तरीके से बनता है। यहां तक सभी को क्लियर? यहां तक सभी को क्लियर है ये चीज? यस और नो? कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट हो तो बताइए यहां तक। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, तो इसमें ए बी बी सी और सी ए बी बी सी और सी ए तीन साइड्स हैं, और एंगल कौन कौन है? एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो एक ट्राइंगल में तीन साइड्स और तीन एंगल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाइपोटेन्यूज क्या होता है। तो देखो, एक ट्राइंगल के क्या हो रहा है आजकल, एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक
राइट एंगल ट्राइंगल में तीन चीजें होती है, ध्यान से सुनना, क्योंकि पूरी ट्रिग्नोमेट्री इन तीनों पर ही आधारित है। वो तीन चीजें क्या होती है? पहला होता है हाइपोटेन्यूज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्ण। दूसरा होता है बेस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आधार। और तीसरी चीज क्या है? परपेंडिकुलर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लंब। ठीक है। एक समकोण त्रिभुज में तीन चीजें होती है। राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में तीन चीजें होती है, हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण, बेस यानी आधार, परपेंडिकुलर यानी लंब। अब सवाल ये उठता है कि हम इनको पहचानेंगे कैसे? तो हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले बात करते हैं कर्ण क्या होता है। तो मैं यहां पर एक बना देता हूं ट्राइंगल। ठीक है, इसका नाम मैंने दे दिया ABC, और ये मेरा 90 डिग्री। तो कर्ण क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, 90 डिग्री के सामने जो भुजा है। ये बात सभी को क्लियर है? कर्ण क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है? 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज या कर्ण बोलते हैं। तो इसमें 90 डिग्री क्या है? बी। उसके सामने साइड क्या है? AC। तो AC को हम क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। अच्छा, बात कौन से एंगल की कर रहा हूं मैं? एंगल C के लिए, ये भी बात ध्यान दें। फोर एंगल C, ये जो एंगल C है इसके लिए बात कर रहा हूं मैं, फोर एंगल C। एंगल C के लिए कर्ण क्या होगा, हाइपोटेन्यूज क्या होगा? 90 डिग्री के सामने वाली साइड। और 90 डिग्री के सामने क्या है? AC। तो मैं इसको क्या बोलूंगा? हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण। ये सभी को क्लियर है? ये सभी को क्लियर है? अब दूसरी चीज सुनो, ध्यान से सुनना। मैं जिस एंगल की बात कर रहा हूं उससे कितनी साइड जा रही है, उस एंगल से कितनी साइड जा रही है, ये बताओ। मैं किस एंगल की बात कर रहा हूं? C की, फोर एंगल C। उससे कितनी साइड निकल रही है बाहर? दो। ठीक है, दो साइड जा रही है ना। ये C है, एक ये है और एक ये है। तो इन दोनों में से एक होती है हाइपोटेन्यूज और एक होती है बेस। अगर मैं C की बात कर रहा हूं तो वहां से कितनी साइड निकल रही है? दो, एक ये और एक ये। एक को बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज तो मैंने बता दिया 90 के सामने वाली। और एक को बोलते हैं बेस, तो बची कौन सी? ये। तो इसको हम बोलेंगे बेस, आधार। बात समझ में आ रही है सभी को? ध्यान से सुनना प्लीज, क्योंकि कंफ्यूजन जब होगी जब मैं A के लिए पूछूंगा। अभी मैं C के लिए पूछ रहा हूं। तो जिस एंगल की बात हो रही है उस पर देखो कितनी साइड जा रही है? दो। एक ये जा रही है, एक ये जा रही है। ये तो 90 डिग्री के सामने है ना, ये वाली साइड 90 डिग्री के सामने है, तो इसको तो हम हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। बच गई ये, तो इसको हम बोलेंगे बेस। और जो लास्ट में बच गई तीसरी वाली, उसको हम क्या बोल देंगे? परपेंडिकुलर। उसको हम क्या बोल देंगे? परपेंडिकुलर या लंब। समझ में आया? मैंने सिर्फ आपको एक चीज बताई कि हाइपोटेन्यूज कैसे पहचानना है, और आपने बाकी दोनों अपने आप निकाल ली। बताओ, ये चीज क्लियर हुई सभी को? दोबारा बताऊं या? ठीक है। चलो, एक और ट्रायंगल अगर मैं यहां पर बनाऊं, एक और ट्रायंगल बना रहा हूं। ठीक है, इस ट्रायंगल को मैंने बोला ABC। और अब मैं, ये 90 डिग्री है, मैं A की बात कर रहा हूं। A के लिए मुझे बताओ हाइपोटेन्यूज क्या होगा, बेस क्या होगा, और परपेंडिकुलर क्या होगा? A के लिए फोर एंगल A, फोर एंगल A।
तो ए से कितनी दो साइड निकल रही हैं? एक ही बात हो रही है ना, तो ए से कितनी साइड निकल रही है? दो, एक ये एक ये। तो देखो ये तो 90 डिग्री के सामने है, एसी तो 90 डिग्री के सामने है ना, तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। ये हमारा क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यानी कर्ण। और दूसरी जो बची वो क्या हो जाएगी? ए से दो साइड निकल रही है ना, एक ये वाली और एक ये वाली, तो ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया। दूसरी वाले को हम क्या बोल देंगे? बेस। तो ये हमारा हो गया बेस। और तीसरी जो बची उसको हम क्या बोल देंगे? परपेंडिकुलर। बताओ, ये समझ में आया? क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती ये कर देते हैं कि वो इसको परपेंडिकुलर बोल देते हैं ए में भी। तो डिपेंड करता है आप एंगल कौन सा ले रहे हो। रिपीट कर रहा हूं मैं, रिपीट कर रहा हूं। आप डिपेंड क्या करता है? आप एंगल कौन सा ले रहे हो उसके हिसाब से चलता है बेस और परपेंडिकुलर। समझ में आ रही है ना बात? दोबारा सुनो, डिपेंड करता है आप कौन सा एंगल ले रहे हो। जब आपने सी एंगल लिया तो बेस ये था, जब आपने ए एंगल लिया तो बेस ये है। ठीक है, दोबारा सुन लो, दोबारा बता रहा हूं मैं। मैंने ये बताया कि अगर मेरे पास ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी, मैं आपसे कहूं ये 90 डिग्री, मैं आपसे कहूं फोर एंगल ए, एंगल ए के लिए हाइपोटेन्यूज बताइए, बेस बताइए और परपेंडिकुलर बताइए। ठीक है, फाल्गुनी ध्यान से सुनना। इंपॉर्टेंट क्या है? एंगल, कौन से एंगल की बात हो रही है। इंपॉर्टेंट क्या है? कौन से एंगल की मैं बात कर रहा हूं। मैं कौन से एंगल की बात कर रहा हूं? एंगल ए की। तो एंगल ए देखो, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कौन से एंगल की बात हो रही है? एंगल ए की। तो एंगल ए है ये, एंगल ए कौन सा है? ये। भाई किसका माइक ऑन है? माइक बंद रखो, वरना मैं क्लास से ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है भाई, आपसे ज्यादा कंसंट्रेट मुझे करना पड़ता है कि मैं कुछ गलत ना बता दूं, तो कंसंट्रेशन मुझे ज्यादा चाहिए होती है आपसे। तो जो बच्चे माइक ऑन कर रहे हैं, माइक ऑन मत करो। मुझे एक एक वर्ड सोच समझकर बोलना पड़ता है कि मैं कहीं कोई वर्ड गलत ना बोल दूं, क्योंकि आप लोग उसको सुन रहे हो। 50 बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं। जब आप 50 लोगों के सामने खड़े होकर बोलोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि एक एक वर्ड कितने ध्यान से बोला जाता है। सो माइक ऑन बिना रीजन मत करो। ठीक है, सुनिए फाल्गुनी, किस एंगल की बात हो रही है? एंगल ए की। तो एंगल ए यहां पर है। अब आप ये देखो, इस ए से कितनी साइड जा रही है? दो जा रही है, एक ये एक ये, है ना। इस एंगल ए से, ये जो एंगल ए है, इससे दो साइड जा रही है, एक ये है और एक ये है। आपको इसका तो पता है ये क्या है? ये 90 डिग्री के सामने है। ये क्या है? 90 डिग्री के सामने है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। तो ये तो हाइपोटेन्यूज होगी। बची ये। तो जिस एंगल की बात हो रही है उससे हाइपोटेन्यूज और बेस जाते हैं। जिस एंगल की बात होती है, अगर एक ही बात हो रही है तो इससे हाइपोटेन्यूज और बेस जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज तो ये है, तो बेस बचा, बेस ये हो जाएगा। जिस एंगल की बात हो रही है उससे कौन कौन सी साइड जाती हैं? हाइपोटेन्यूज और बेस। ठीक है, हाइपोटेन्यूज तो ये हो गया, क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने है। ये बचा तो ये क्या हो गया? बेस। समझ में आया फाल्गुनी मैंने क्या बोला? बस आपको क्या क्या चीज माइंड में रखनी है कि जिस एंगल की बात होती है उससे जो दो साइड जाती हैं उसमें से एक होती है हाइपोटेन्यूज और एक होती है बेस। तो ये है मेरी हाइपोटेन्यूज हो गई, क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने है। ये क्या हो जाएगा? मेरा बेस हो जाएगा। और तीसरा बचा, इस जो तीसरा बचा वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तीसरा जो बचा वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाकर आप साइन, कॉस, टेन ये सब पढ़ोगे ना, तो उसमें ये तीनों आएंगे, बेस, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर। वहां पर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी को, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ इस चीज को। अगर समझ में नहीं आ रहा तो 100 बार पूछ लो मुझसे, 100 बार पूछ लो, मैं दोबारा बता दूंगा। लेकिन जब मैं साइन कॉस टेन पर पहुंच जाऊंगा
वहां पर किसी के माइंड में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि सर आपने आपने ये बेस क्यों बोल दिया। ठीक है, तो आप लोग अपने याद अपने माइंड में फिट करने के लिए ये लिख लो कि जिस एंगल की बात होती है उससे दो साइड जाती है। ठीक है, जिस एंगल की बात हो रही है, जैसे ए की बात हो रही है तो ए से दो साइड गई, एक ये एक ये, उसमें से एक हाइपोटेन्यूज होती है और एक बेस होती है। हाइपोटेन्यूज वो है जो 90 डिग्री के सामने है और जो दूसरी बच गई वो बेस। ठीक है, हाइपोटेन्यूज वो है जो 90 डिग्री के सामने है और जो दूसरी बच गई वो बेस है और जो तीसरी बच गई वो परपेंडिकुलर है ना। अब मैं अगर इस ट्राइंगल को थोड़ा घुमा दूं, अब मैंने इस ट्राइंगल को ऐसे कर दिया, ठीक है, और ये वाला जो एंगल है ये है 90 डिग्री। ठीक है, इसको मैंने बोला ए, इसको मैंने बोला बी, इसको मैंने बोला सी। और मैं आपसे कहूं फोर एंगल बी, फोर एंगल बी, मुझे हाइपोटेन्यूज बताओ, मुझे बेस बताओ, मुझे परपेंडिकुलर, मुझे हाइपोटेन्यूज बताओ, मुझे बेस बताओ और मुझे परपेंडिकुलर बताओ। किसके लिए? बी के लिए। किसके लिए? बी के लिए। तो जिस एंगल की बात हो रही है उसी को देखो, बस उससे दो साइड जा रही हैं, एक होगी हाइपोटेन्यूज, एक होगा बेस। हाइपोटेन्यूज को कौन होगा? जो 90 डिग्री के सामने। वेरी गुड, बीसी होगा हाइपोटेन्यूज। वेरी गुड, ठीक है। बीसी हाइपोटेन्यूज क्यों होगा? क्योंकि 90 डिग्री के सामने है। तो सबसे पहले इसी को लिख दो, 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज, यानी कर्ण। ठीक है, अब बी से दो साइड जा रही है, एक ये एक ये, तो ये तो हाइपोटेन्यूज हो गई, बची ये, तो ये क्या हो जाएगा? वेरी गुड, ये हो जाएगा हमारा बेस। ये हो गया मेरा बेस। ठीक है, और ये लास्ट ये बची तो इसको परपेंडिकुलर बोल देंगे। आसान है, ठीक है, आसान है ना। अगर किसी को अब भी मुश्किल लग रहा है तो मुझे बता देना, मैं आसान करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला काम, आप 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज लिख दो। ठीक है, सबसे पहला काम आप क्या करो, 90 के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज लिख दो। एक काम हो गया, ये तो आसान चीज है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। अब देखो किस एंगल की बात हो रही है? बी की बात हो रही है। बी से कौन कौन जाता है? हाइपोटेन्यूज और बेस। तो हाइपोटेन्यूज तो हमने ये लिख ही दिया है, तो ये क्या बच गया? बेस। और तीसरा क्या बच गया? परपेंडिकुलर। डन है यहां तक? ठीक है, और प्रैक्टिस करूं, करवाऊं? और प्रैक्टिस कर लो। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हाइपोटेन्यूज आपका क्या है? हाइपोटेन्यूज है आपका बीसी। मैं प्रैक्टिस इसकी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि भाई इसी से ट्रिग्नोमेट्री चलेगी। अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ में आएगी। परपेंडिकुलर हो गया इस। ठीक है, चलो और पूछता हूं मैं। चलो इसी में बात करते हैं, इसी में मैं सी के लिए बात करता हूँ। इसी ट्राइंगल में मैं ये सब हटा रहा हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ एंगल सी के लिए बताओ बेस क्या होगा? एंगल सी के लिए, फोर एंगल सी, एंगल सी के लिए बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा? सबसे पहले बेस बताओ, बेस क्या होगा? बीसी हाइपोटेन्यूज, यस वेरी गुड। देखो हाइपोटेन्यूज कभी नहीं बदलता, है ना। चाहे आप एंगल कोई भी ले लो, हाइपोटेन्यूज जो है वो कभी नहीं बदलता। बदलते कौन है? बेस और परपेंडिकुलर बदलते हैं बस, एंगल के हिसाब से। वेरी गुड, बेस क्या आया है? बीसी। बीसी बेस होगा। ध्यान से देखो भाई, जिन्होंने बेस बीसी लिखा है, खुशबू हाइपोटेन्यूज ओके, बेस एसी ओके, परपेंडिकुलर ए बी, वेरी गुड। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? एंगल सी। अच्छा, 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। तो 90 डिग्री ये रहा, इसके सामने है बीसी, तो ये हो गया मेरा हाइपोटेन्यूज। ये मेरा क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण। अब बात किसकी हो रही है? सी की। सी से कौन कौन जा रहा है? ये जा रहा है और
ये जा रहा है, तो ये तो कर्ण है, ये बच गया, तो इसको हम बेस बोल देंगे। ठीक है, इसको हम बेस बोल देंगे। और जो तीसरा बचा वो परपेंडिकुलर। तो मैं उम्मीद करता हूं अब आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लो मुझे, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो भाई। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लो। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई हैं चीजें। जो एंगल एंगल पर डिपेंड है सब कुछ। ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा ध्यान रखना इस बात को ना, एक उस रामबाण की तरह याद रखो कि ट्रिग्नोमेट्री में सब कुछ किस पर डिपेंड है, एंगल पर। जिस एंगल की बात हो रही है उसके अकॉर्डिंग, उस एंगल के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है कि बेस क्या होगा, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा। डिसाइड करने का तरीका मैंने बताया। हाइपोटेन्यूज सबसे आसान, 90 के सामने। उसके बाद जिस एंगल की बात हो रही है उससे दो साइड जाएगी, एक ये एक ये तो हाइपोटेन्यूज हमने निकाल दी, बच गई। ये तो ये आधार होगा, बेस होगा। और तीसरा जो बचा वो परपेंडिकुलर। यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो समझने में, इस चीज को तो पूछ लो। मैं इस पर बहुत ज्यादा रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसी पर है डिपेंड पूरी ट्रिग्नोमेट्री। अगर ये समझ नहीं आया तो ट्रिग्नोमेट्री गई। और बहुत आसान है ये ट्रिग्नोमेट्री, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज को हम एच से डिनोट करते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले साइड होती है, इसको हम कैपिटल एच या स्मॉल एच कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये लॉन्गेस्ट साइड होती है। किसी भी ट्राइंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। किसी भी ट्राइंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है, सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है, कर्ण। ठीक है, फिर बेस क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जिस एंगल की बात हो रही हो उस पर दो साइड जाती हैं, एक बेस जाता है, एक हाइपोटेन्यूज जाता है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज को आप निकाल दोगे 90 के सामने वाला, जो बचा वो बचा बेस। ठीक है, और इसको हम बी से डिनोट करते हैं, इसको हम बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तीसरा है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर भी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज निकालने के बाद जो तीसरी साइड बचेगी उसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। ओके, और इसको हम किसी किसी क्वेश्चन में हाइट भी बोल देते हैं, और इसको हम पी से डिनोट करते हैं। क्लियर है सभी को यहां तक बताओ? तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। एंगल सी के लिए आपको बताना है ए बी क्या है। एंगल सी के लिए बताओ ए बी क्या होगा। परपेंडिकुलर, वेरी गुड। ठीक है, तो सी की बात हो रही है ना, तो भाई देखो ये तो क्या होगा, 90 के सामने वाले को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण। ठीक है, अब सी की बात हो रही है तो सी से दो साइड जाएगी, एक ये और एक ये, तो ये तो हाइपोटेन्यूज हो गई, ये बची, तो इसको हम क्या बोल देंगे, बेस। ठीक है, और जो तीसरा बचा वो परपेंडिकुलर। वेरी गुड। तो हमारा ए बी क्या होगा, ए बी होगा परपेंडिकुलर। ए बी क्या होगा, परपेंडिकुलर। बीसी क्या होगा, बेस। और सी ए क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। एक तरीका और है इसको याद रखने का, लेकिन मैं ज्यादा कंफ्यूजिंग चीजें करना नहीं चाहता। एक तरीका यह है कि जिस एंगल की बात हो रही है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ये तरीका भी मैं आपको बता देता हूं, जो आपको ठीक लगे उसका यूज कर लो। जैसे सी की बात हो रही है तो सी के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलेंगे, 90 के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, और जो तीसरा बचा उसको बेस बोलेंगे। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, पहला वाला तरीका बताया मैंने, उससे याद रखना चाहो उससे रख लो। इससे भी रख सकते हो कि जिस एंगल की बात हो रही है, सी की बात हो रही है तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा, और तीसरा जो बचा वो बेस। ठीक है, जोन सा आपको ज्यादा अच्छा लगे उससे आप याद रख सकते हो। क्लियर हुए दोनों तरीके? दोनों तरीके क्लियर हुए? ठीक है, अगर मैं ये यहाँ पर एक ट्राइंगल बना दूं इस तरीके से, ए बी सी, और मैं कह रहा हूं भाई ये 90 डिग्री है। ठीक है, और मैं अगर बात करूं बी की,
तो एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जिस एंगल की बात हो रही है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। तो इस एंगल की बात हो रही है तो इसके सामने ये है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो गया और जो बचा वो बेस है। ऐसे भी आप याद रख सकते हो। तो बताओ कौन सा आसान है? ये आसान था या पहले वाला? ये ज्यादा आसान है ना। कंफ्यूजन अपने माइंड में नहीं डालनी है, जो तरीका आपको ज्यादा अच्छा लगे उसको यूज करना, लेकिन एक को ही यूज करो। ठीक है, वही ठीक है, जो आपको ठीक लगे। ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, जो आपको ज्यादा ठीक लगे। और ना बताऊं, ठीक है। चलो, कोई डाउट यहाँ तक तो बताइए। ठीक है, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा होमवर्क का, वो आप कर लेना। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे की चीजें हम लोग पढ़ेंगे। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए और बाकी लोग जा सकते हैं।